अच्छा हुसैन, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो यकीनन आ रही होगी। इसे देख लेते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 1911 में रदरफोर्ड ने जब वो एक्सपेरिमेंट किए ताकि वो ये देख सके कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं या किस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इसके लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया इसके लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक ली गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल के को उसने सेंटर में रख दिया। ये अरेंजमेंट सामने है, मैं यहाँ से रीड भी कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि उसने एक वेरी थिन गोल्ड फॉइल ली जिसका डायमीटर तकरीबन 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस का था, और उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को हिट किया। ठीक है, ये तो हम देख लेते हैं। मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ और फिर यहाँ से रीड कर लेते हैं कि ये सेंटर में ये येलो कलर की जो है ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। और इसकी थिकनेस जो यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है वो कितनी बताई हुई है? 0.00004 सेंटीमीटर। यानी ये इतनी बारीक है कि आप 4 सेंटीमीटर के कितने हिस्से कर लें, 10,000 बल्कि 100,000 टाइम्स उसको डिवाइड कर लें तो इतनी बारीक जो है ये गोल्ड फॉइल है। और यहाँ इस फॉइल को क्या चीज हिट करी है कि यहाँ पे जैसे एक गन के अंदर से लेजर निकलती है, लेजर गन अगर आप लोगों ने कभी देखी हो, उसी तरीके से इसके अंदर से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकलती है। एक लेजर सी निकलती है, लेजर नहीं, लेजर सी निकलती है। एक पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, और वो जो है वो इस गोल्ड फॉइल को क्या करेंगे, हिट करेंगे। ठीक है, जब वो इसको हिट करेंगे तो उसका जो पार्टिकल इसे क्रॉस करके दूसरी साइड चला जाएगा वो हमें इस स्क्रीन के ऊपर, ये जो रेड कलर की सेमी सर्कुलर शेप की या तकरीबन सर्कुलर शेप की एक प्लेट सी लगी हुई है, जैसे कमरे की दीवारें हैं और आप सेंटर में अगर बैठे हुए हैं तो ये उसके इर्द गिर्द जो है ये पूरी एक वॉल सी बनी हुई है स्क्रीन की, जिसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। तो जो बीम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाएंगे या टकरा कर दूसरी साइड पर दूसरी डायरेक्शन पे मूव करेंगे, वो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा इसका अरेंजमेंट था कि इसने अरेंजमेंट किस तरीके से किया हुआ है इसका। और अब जो है वो हम इसकी यहाँ से रीडिंग करते हैं और साथ साथ समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये अरेंजमेंट है। ये जो हम पहले कर रहे हैं ये अरेंजमेंट है कि इस एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट किस तरह हुई हुई है कि उसने एक बहुत बारीक गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस कितनी थी, 0.0004 सेंटीमीटर थी, और उसको हिट किया किसके साथ, विद अल्फा पार्टिकल्स। उसने अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से हासिल किए? अल्फा पार्टिकल्स उसने ऑब्टेन किए डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम की, के पोलोनियम जैसे आपके हाइड्रोजन, और सर्दी लग रही है आपको? अच्छा, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, इसी तरह एक एलिमेंट पोलोनियम भी है। उसने उसको ब्रेक किया, उसको तोड़ा, और वहां से उसे क्या मिले, अल्फा पार्टिकल्स मिले। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं? अल्फा पार्टिकल्स के बारे में लिखा है कि ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं और इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां तक जो ब्लैक कलर से है वो अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। बेशक हेडिंग बना लिया करें, लिख लिया करें, ये अरेंजमेंट ऑफ क्या है, एक्सपेरिमेंट है कि उसने अरेंजमेंट किस तरह की थी। और जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये सारा का सारा अल्फा पार्टिकल्स के बारे में है। कि पहली बात तो ये कि उसने अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से हासिल किए जनाब, वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम एटम से हासिल किए। ठीक है, और दूसरी बात, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं कि इनके न्यूक्लियस के अंदर या हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं जिनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम He लिख के ऊपर 2 दफा पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। अब आगे जाके देखते हैं कि इसने ऑब्जर्व क्या किया। अगर आप लोगों को बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड याद हो, उसमें हमने यही कहा था कि एक्सपेरिमेंट से क्या किया जाता है, कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ की जाती हैं। तो अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि उसने ऑब्जर्वेशंस क्या ली। उससे ये पता चला कि ये जो आपके क्या हैं,
उसे ये पता चला कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इनमें का बिहेवियर किस तरह होता है, कि जब ये किससे टकराते हैं, गोल्ड फॉइल से टकराते हैं, इसके बारे में वो कहते हैं कि ज्यादातर जो है वो फॉइल के अंदर से सीधे चले गए, और कुछ ऐसे थे, ओनली फ्यू, कुछ ऐसे थे, यानी 1 मिलियन में कोई एक ऐसा था, यानी 10 लाख में कोई एक ऐसा था जो कि एंगल 90 डिग्री से ज्यादा अपना रास्ता बदल लेता था। जैसे अगर मैं यहाँ से एक बॉल लूं और सामने दूसरी बॉल पड़ी और हिट करूं, तो बॉल जो बिल्कुल उसके सेंटर पे टकराएगी, उसकी डेविएशन, उसका रास्ता बदलना 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो वो 1 मिलियन में कोई एक आधा ऐसा था जो कि क्या करता था, डिफ्लेक्शन शो करता था 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से। और कुछ जो ऐसे भी थे, ओनली फ्यू ऐसे थे जो बीच में निकल गए, ओनली फ्यू ऐसे थे जिनका रास्ता बहुत मामूली सा बदलता था। ठीक है, वो कहते हैं ना, जैसे बिल्कुल पास से गुजर जाना, कि यहाँ से अगर कोई चीज मैं मारूं और आपके पास से यूं गुजर जाए, साइड पे आपको ना लगे, आपके पास से गुजर जाए आपको लग जाएगी। अच्छा, साइड से गुजर जाए, तो उसने अपना रास्ता बहुत मामूली सा डिफ्लेक्ट किया होगा, अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज किया होगा। तो उसके ज्यादातर अब 3 किस्म के पार्टिकल्स हैं, 3 किस्म के बिहेवियर हो रहे हैं। ज्यादातर क्या है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गया, उन्हें किसी चीज ने नहीं रोका। ठीक है, फर्ज करें कि मैं इस पूरी दीवार जितनी चौड़ी यहाँ से ढेर सारी बॉलें फेंकता हूँ आप लोगों की तरफ, आप लोग इसी तरह बैठे हुए हैं, सेंटर में ज्यादा बंदे हैं, वो ऑर्बिट पे बैठा है, ये भी, मैं भी ऑर्बिट पे बैठा हूँ। तो ज्यादातर क्या होंगे, जो गुजर जाएंगे, कोई यहाँ से निकल जाएगा, कोई यहाँ से, कोई कहीं से निकल जाएगा, ज्यादातर गुजर के उस स्क्रीन पे पीछे वाली जो दीवार है उसके ऊपर इमेज दे देंगे। ठीक है, कलर्ड बॉल्स हैं, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपके करीब से गुजरते हुए रास्ता बदलेंगे। क्यों? इसलिए बदलेंगे कि उनके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, आपके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो आपके करीब आके आपको टच नहीं करेंगे, बल्कि दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे को दूर हटाएंगे, जिसकी वजह से उनका रास्ता थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो कि 90 डिग्री से ज्यादा उन्होंने रास्ता बदला। वो कौन से हैं? वो हैं जो मैंने गुजरते हुए कैच कर लिए थे। मेरे में ये काबिलियत है कि मेरे पास से कोई इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो मैं उसे पकड़ लेता हूँ। ठीक है, आप लोग नहीं, आपकी उनसे बनती नहीं है, या पॉजिटिव चार्ज से नहीं बनती, या इलेक्ट्रॉन ही, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज हीलियम को पकड़ लेता हूँ या उसका रास्ता बदल देता हूँ, लेकिन आप लोग जो हैं वो उससे बचते हैं, आप लोग डरते हैं, आप बोल्ड नहीं है। तो क्या होगा कि आपके पास से जो गुजरेंगे वो तो खुद थोड़ा सा रास्ता बदल के निकल जाएंगे, या आप हट जाएंगे और वो साइड से निकल जाएंगे। लेकिन जो मेरे पास आते हैं उनको मैं ज्यादा जोर से हिट करता हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, वो पॉजिट्रॉन है, मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वो रास्ता जो है वो चेंज कर जाता है, या वो मुझसे टकरा कर रास्ता चेंज कर जाता है। तो उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, और वो 1 इन मिलियन, यानी 10 लाख में कोई एक आधा ही ऐसा था। ठीक है, तो ये 3 किस्म के बिहेवियर उसने देखे। ये बिहेवियर्स इनके साथ, पहले हमने क्या लिखा, हमने अरेंजमेंट देखी, फिर हमने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल्स की क्या खसूसियात हैं, फिर हमने क्या देखा कि उसने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशंस को लेते हुए आप लोगों के पास ये जो नीचे बनी हुई है ना, एक सेकंड में से क्लियर कर लो, ये जो नीचे वाले येलो कलर के नहीं बनी हुई डायग्राम, अच्छा वहां पे जूम नहीं होगा, यहाँ से ही आप लोगों को अगर बल्कि देख लें कि जो पिंक वाले डायग्राम के नीचे नहीं बनी हुई डायग्राम, जिसकी मैंने कहा था मैं पिक्चर दूसरी बुक से ले लेता हूँ, ये वाली डायग्राम में उन्होंने वही पार्टिकल्स दिखाए हुए कि कुछ जो है वो ज्यादातर सीधे जा रहे हैं, उन्हें कोई चीज नहीं छेड़ी, ज्यादातर लाइन, अगर ये 2 3 5 दो 7 लाइनें हैं, तो उनमें से 3 या 4 लाइनें जो है वो सीधी निकल गई हैं। ठीक है, वो क्यों निकल गई हैं? क्योंकि जो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस था और बाहर क्या थे, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो गैप है वो उसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, उन्हें कोई चीज नहीं रोक रही। फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना रास्ता थोड़ा सा बदला था। इन दोनों के बारे में भी हम देख लेते हैं। मैंने कंक्लूजन्स आपको करवाए थे, मैं फिर बता देता हूं कि क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ज्यादातर पार्टिकल्स कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहली ऑब्जर्वेशन थी कि आपके ज्यादातर पार्टिकल्स क्या करेंगे, फॉयल से गुजर जाएंगे और उन्हें कोई चीज नहीं छेड़ेगी, यही थी ना। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन देखें, मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल्स की फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ज्यादातर स्पेस इसके अंदर एम्प्टी होती है।
ठीक है। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ पार्टिकल, फ्यू पार्टिकल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो उसकी रीजन क्या है कि वो रिपल्जन है बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज जो आपने फेंका उसके दरमियान और जो इलेक्ट्रॉन का अपना पॉजिटिव चार्ज सेंटर न्यूक्लियस के करीब जो आता था वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेता था। ठीक है। और फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन में आ जाएं तो तीसरी ऑब्जर्वेशन में वो क्या कहते हैं, तीसरी ऑब्जर्वेशन में वो कहते हैं कि जो आपके तीसरे पार्टिकल्स हैं, यानी जो बहुत मैसिव पार्टिकल्स हैं, उन्हें किसी चीज ने डिफ्लेक्शन नहीं की। वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनसे डिफ्लेक्शन नहीं की, और वो आपके क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसने इन 3 पॉइंट्स की बेसिस पे प्लेनेटरी मॉडल दिया था। प्लेनेटरी मॉडल भी हम डिटेल में अभी देख लिया था बहाने बहाने से रिव्यू में, कि प्लेनेटरी मॉडल क्या होता है कि सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इर्द गिर्द कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इसका ज्यादातर मास सेंटर में ही होता है। ठीक है। और क्या देखा था कि एटम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है एज ए होल। एटम पूरे के ऊपर जो है वो चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो है वो गोलाई में क्यों घूमते हैं, ऑर्बिट्स में क्यों घूमते हैं, उसके इर्द गिर्द चक्कर क्यों काटते हैं, तवाफ क्यों करते हैं उसका, क्योंकि उनके दरमियान और सेंटर के दरमियान, मरकज के दरमियान कोई ना कोई फोर्स है जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। और वो फोर्स कहाँ से मिलती है, वो बेसिकली का जो एक्चुअल नाम है, क्योंकि गुलाई में घूम रहा है, गुलाई में जो फोर्स सेंटर की तरफ लेके आ रही होती है ऑब्जेक्ट को, और गुलाई में पाथ उसका डिफाइन करती है, उसको सेंटीपीटर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब फाइनली इसके डिफेक्ट्स करते हैं। बोहर आज नहीं करवाता, वो करवा चुका हूँ, वो देखिएगा जब मैं करवाऊंगा कितनी जल्दी हो जाएगा। मैंने उसके पॉइंट्स बता दिए आप लोगों को। अच्छा, डिफेक्ट्स में देख लेते हैं। डिफेक्ट्स में पहली बात तो ये कि क्लासिकल फिजिसिस्ट थे, यानी जो कि पुरानी डेफिनेशन, जिन्होंने इसके रिजल्ट को गलत प्रूफ करना था। आप लोगों को याद है बायो में मैंने बताया था टेस्ट ऑफ टाइम के, हर कोई कोशिश करता है कि हम इसे गलत साबित कर दें। तो क्लासिकल फिजिसिस्ट जो थे जिन्होंने इसे गलत साबित करना था, वो क्या कहते थे, वो कहते थे ठीक है भाई रदरफोर्ड, आपने हमें ठीक बात बता दी, लेकिन मसला ये है कि जब आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गोलाई में घूमेगा किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो एक वक्त आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ आ जाएगा, अंदर गिर जाएगा उसके। ठीक है, क्योंकि आपने तो रास्तों की बात नहीं की, हमें भी नहीं पता रास्ते होते हैं या नहीं होते, लेकिन दरवाजा बंद करो। अगर आप ये कहते हैं कि वो गोलाई में घूम रहा है, तो थोड़ी देर के बाद जब उसकी अपनी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉप कर जाएगा, जिसकी वजह से आपने जो स्ट्रक्चर बताया ना वो कोलैप्स कर सकता है, वो टूट सकता है। इसके ऊपर मजीद काम करने की गुंजाइश है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या की गई कि देखें, अगर मैं ये आपको खुद बताता हूं कि सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, इर्द गिर्द क्या है कि अगर फर्ज करें एक ये लाइन है और बीच में कोई स्टेप नहीं है, क्या होगा कि इससे निकलने वाली एनर्जी जो रेडिएशंस देखी गई हैं वो क्या होगी, वो कॉन्टिन्यूस होगी, क्योंकि एनर्जी लेवल तो चेंज नहीं हो रहा। तो जो शुआएं निकल रही हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी की होगी या एक ही किस्म की होगी। जैसे ये लाइट की आपको बीम पहुंच रही है, ऐसे तो नहीं है कि आपको डब्बियां डब्बियां सी नजर आ रही हो लाइट की, ऐसे नहीं है ना। और वो भी नहीं हो रही है, जैसे अगर टैंकी में पानी भरा हुआ नलका खोलते हैं तो उसकी जो धार बनती है नलके से, जो उसकी स्ट्रीम बनती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, आप उसमें अलग अलग कतरों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है। अब जब ये एनर्जी मुसलसल बाहर निकाल रहा है, या आप उसे देख रहे हैं, या आप इसके स्पेक्ट्रम को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको क्या नजर आता है, आपको ये नजर आता है कि, सॉरी, आपको नजर क्या आना चाहिए, ये नजर आना चाहिए कि एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, एक मुसलसल एनर्जी की स्ट्रीम नजर आएगी। ठीक है। लेकिन जब हमने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके उसको देखा तो हमें पता चला कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बल्कि डिस्क लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कि ये इस तरह मुसलसल यूं नहीं आता, बल्कि यूं लाइंस की फॉर्म में एक स्पेक्ट्रम बनता है। इसलिए जो है वो फिर यहाँ पर भी मजीद सोचने की गुंजाइश बन गई।
ठीक है, यानी जो आपने बातें की हैं काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये दो मसले हैं जो कि जिनके ऊपर मजीद रिसर्च की जरूरत है, और उसके ऊपर रिसर्च बहुत से साइंटिस्ट ने की, लेकिन जो नोटेबल काम है वो बोहर भाई ने किया था, ने किया था, और उसको जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई मसला है तो बताएं। नहीं है। अच्छा, एक और फाइनल बात बताता हूँ, फिर इसे इसे तो मैं एंड कर रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो कि शायद और पढ़ाने लगा हूँ। फाइनल बात ये बताने लगा हूँ कि ये जो टॉपिक है ना, रदरफोर्ड और बोहर का, इन दोनों में से एक लॉन्ग में पहले भी आता था और अभी भी चांसेस हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग में नहीं आते तो इसका सिर्फ यानी कुछ ना कुछ पेपर के 5 से 10 मार्क्स इससे होते ही होते हैं, कि अगर 10 ना हो तो 5 तो होते ही हैं। ठीक है, कि 2-3 शॉर्ट आ जाएंगे या लॉन्ग में 2-3 पार्ट्स आ जाएंगे, तो ये साथ साथ प्रिपेयर करें, चीजें अच्छे रहेंगे, वरना बाद में भी नहीं, अभी भी कर लें, दोबारा कोरोना नहीं आ रहा, अगर आ भी रहा है तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आप लोगों की जो स्कूल की असेसमेंट्स वगैरह